सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज 31 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। सो लेट अस बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। पहली खबर है हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर। फार्म सर्विसेज स्लो डाउन पुश जीडीपी ग्रोथ रेट टू 5 क्वार्टर लो ऑफ 6.7%। ये एक थोड़ी सी दुखद खबर है कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 6.7% पे दर्ज की गई है, जो कि पहले क्वार्टर पे पहले अनुमानित थी कि 8% की दर से रहेगी। और इसका कारण बताया है कि कृषि कम हुई है। और जानते हैं इंडियाज रियल जीडीपी ग्रोथ रेट स्लिप टू 6.7% इन अप्रैल टू जून 24-25 ड्यू टू स्लोअर ग्रोथ इन एग्रीकल्चर। कृषि कम हुई है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड सर्विसेज। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम इसलिए भी हुई थी क्योंकि इस इलेक्शंस चल रहे थे और इलेक्शंस में वैसे भी निर्माण कार्य वगैरह नहीं होते हैं योजनाओं के अंतर्गत। नई योजना अनाउंस नहीं कर सकते हैं आप। बाकी थोड़ा सा इन्फ्लेशन के कारण भी लोगों ने खर्चे कम करे हैं, क्योंकि ये कई डेटाज के थ्रू पता लगा है कि जैसे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, उसके माध्यम से पता लगा है कि कैसे हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़े हैं। और आपका रिटेल इन्फ्लेशन वगैरह हाई होने की वजह से लोगों ने भी कम खर्चा करा है फर्स्ट क्वार्टर में। The quarterly GDP growth rate for this Q1, which fell below the 7% mark for the first time in a year, came in much lower than the projection of 7.1% of the RBI। और आरबीआई ने जो अनुमान लगाया था 7.1% का, जो कि सब जगह प्रचार हो रहा था कि इस बार हमारी अर्थव्यवस्था 8% की ग्रोथ रेट पर रहने वाली है। तो हम ना तो 8% पे रहें ना 7.1% पे, हम उल्टा इससे भी नीचे हैं 6.7% पे, जो कि कम है ना। इट इज़ मच लोअर देन द 8.2% ऑफ द लास्ट ईयर अगो। जो हमारी लास्ट ईयर 8.2% थी, तो उसी को लेके हमने कहा था कि इस बार कम भी हुई तो कितना 8% हो जाएगी बस। फिलहाल ये पिछले साल के मुकाबले बहुत ही बुरी तरह गिरावट है, कम है। ये आपके सामने ट्रेंड है। कहाँ 12%। आपका 2000 फाइनेंशियल ईयर 23 क्वार्टर वन में हम 12% पे थे, मगर फाइनेंशियल ईयर 23 में ही हम चौथे क्वार्टर में, मतलब हम साल को ना बांट देते हैं क्वार्टर्स में, 6.2% पे आ गए थे। वहीं इस साल की बात करें फाइनेंशियल ईयर 24 की, तो हम पहले क्वार्टर में 8.2% पे थे। और अब जैसे हमारा साल आगे जा रहा है, 25 में हमने प्रोजेक्शन करा है कि 6.7% तक हम नीचे जाएंगे। मतलब कि जो अभी वर्तमान में समस्याएं, कम कृषि उत्पादन होना और अन्य कारणों की वजह से आने वाले समय में हमें परेशानी झेलने को मिल सकती है। आगे बढ़ते हुए जो राजनीतिक खबरें हैं उस पर ना जाते हुए अपने मुद्दे पर रहेंगे, और जीडीपी ग्रोथ रेट को लेकर एक और आर्टिकल, आप इसका अध्ययन कर लीजिएगा, मैंने हाईलाइट कर लिया है। और आए दिन साइबर फ्रॉड में बढ़ते फ्रॉड्स को लेके गवर्नमेंट भी एक्शन ले रही है। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट फ्रॉड, वर्क फ्रॉम होम थ्रू टेलीग्राम, फेक कस्टमर केयर स्कैम, डीटीपी कार्ड स्कैम, फ्रॉड एंड निमो प्रॉपर्टी वेबसाइट्स। तो फिलहाल पुलिस इस पर तगड़ा एक्शन ले रही है और इस पे अपना बहुत सारा नेक्सस और गैंग्स हैं, इनको अरेस्ट कर रही है। डीसीपी रोहित मीना जी ने रेड मारी कई जगहों पे और इस गैंग को पकड़ने का प्रयास करा है। मूविंग ऑन टू आवर आर्टिकल्स। द बिग पिक्चर में आज हम बात करने वाले हैं एक जो बर्निंग इशू चल रहा है देश के सामने इस समय मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में। और कई वर्क प्लेस पे जो महिलाओं को
इतनी बुरी तरीके से ट्रीट करा जाता है, गलत निगाहों से देखा जाता है। और हेमा कमेटी रिपोर्ट ने जो जो खुलासे करे हैं, दर्दनाक खुलासे मलयालम फिल्म जगत को लेकर, रियली शॉकिंग। Why are we treated as sex workers? A makeup artist who woke up the night to see a stranger in her room, an assistant director who says it is common to be approached for sexual favors, a woman director who was once mistaken for a hairstylist on the sets. With the Hema Committee report on setting off a storm in the Kerala film industry, Nicola Henry travels to Kochi to find a cloak of silence slowly lifting. Sitting in a cafe in Kochi, her tea untouched, Sivapriya Manisha opens up about what she went through. ये अपने इंसिडेंट बताया, बहुत ही दुखद इंसिडेंट बताया है, इनके साथ हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि आज तक इन मुद्दों पे शांत रही थी इंडस्ट्री के बड़े लोग थे, माफिया था जो इस मुद्दे को कभी बाहर आने नहीं दे रहा था। इवन की रिपोर्ट सबमिट होने से पहले 4 साल का समय लगाया, हर संभव प्रयास करा गया माफिया के द्वारा कि रिपोर्ट बाहर ना आए, कुछ भी करके। The release of Justice Hema Committee report, which look into the issues faced by women in the Malayalam cinema, setting off a storm of accusations, cases of rape and criminal intimidation have been filed against some of the big names. बड़े बड़े चेहरों का इस समय तो इसी में हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद से बड़े बड़े एक्टर जैसे मोहन लाल जी, वो उन्होंने अम्मा के अध्यक्ष पद से, जो कि एसोसिएशन ऑफ मलयालम मूवी आर्टिस्ट्स है, अपना इस्तीफ़ा दे दिया। इसी एसोसिएशन के बड़े नाम मुकेश, रजनीत, इन सब पे आरोप लगाए गए हैं सेक्सुअल हरासमेंट के। Manisha, who made it to the industry from a small village in Kottarkhara in Kollam district, says the first instance of harassment she faced was in 2014, 5 years after she started off as a hairstylist. A senior makeup man had told her to come into his room after taking a shower. I went to his room with a male makeup assistant. The man was furious that I brought someone with me and started harassing me at work from the very next day. She says, मतलब देखिए कितना गंदगी है इस इंडस्ट्री में। जो हेमा कमेटी रिपोर्ट में निकल के आया है कि महिलाओं को कितनी गलत निगाहों से देखा जा रहा था। We were once shooting at remote location and it was 11:30 p.m. by the time I finished work. I was stranded and had no vehicle to go back. I started crying and finally a production controller helped me to get a vehicle. Manisha says she confronted the makeup artist over a phone call, making sure she recorded the call. I asked him what he wanted from me and he openly said he wanted sex. She alleges, she says that while she approached the FEFCA, Film Employees Federation of Kerala, to raise issues of sexual harassment in the industry, her grievances were never addressed. Since then, Manisha says she has been struggling to get work in the film industry. मतलब सोचिए कि इतनी बुरी दुर्दशा है कि इस देश में महिलाओं के सम्मान ही नहीं है। जब उन्होंने फेफका में शिकायत करने का प्रयास करा, जो कि संस्था है जो कि रिप्रेजेंट करता है फिल्म
एसोसिएशन को, एम्प्लॉयज़ को, उसके बाद से उनको उल्टा काम ही मिलना बंद हो गया। When asked about the allegations, FEFCA General Secretary B. Unnikrishnan told the Indian Express that no complaint which has came to FEFCA has gone unanswered. No one has lost work because of raising complaints. जो कि हम जानते हैं सिर्फ एक लीपापोती होती है इन बड़ी संस्थानों के द्वारा। FEFCA is a federation with 21 affiliated unions and 63 members who make up its general council. FEFCA का काम ही ये होता है जो एम्प्लॉयज़ होते हैं फिल्म इंडस्ट्री में उनकी आवाज़ उठाना, उनकी आवाज़ सुनना, उनकी कंसर्न को सुनना। In most cases, union affiliated to FEFCA deal with the complaints internally, but now we are going to insist that all complaints of sexual harassment should be referred to FEFCA for adjudication. और हम प्रयास करेंगे अब की बार कि सेक्सुअल हरासमेंट की कोई भी कंप्लेंट आती तो डायरेक्टली FEFCA डील करे। FEFCA ने वैसे तो ये कर रखा था कि डेलीगेट कर रखा था जो यूनियंस हैं, जो FEFCA के अंडर लगभग 21 यूनियन आती हैं यूनियन और 63 मेंबर्स हैं FEFCA में। तो FEFCA अभी तक क्या हो रहा था कि जहाँ से भी ये कंप्लेंट आती थी कोई हरासमेंट की तो उस लेवल की यूनियन से ही निपटाने का प्रयास कर जाता था। लेकिन अब हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद FEFCA ने ये क्लियर कर दिया है कि अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट आएगी तो वो डायरेक्टली FEFCA तक पहुँचेगी। In its report, the Hema Committee notes that until recently, a woman makeup artists were discriminated against and did not get work identity cards from the union. मतलब महिलाओं को तो जानबूझ के यूनियन में रिप्रेजेंटेशन दिया ही नहीं जाता था। Manisha is among 50-40 stylists and women makeup artists who are card holders of the FEFCA, affiliated All Kerala Cine Makeup Artists and Hairstylists Union. बहुत ही दुख भरी घटना है कि आज के भारत में भी ये सब हो रहा है। Another makeup artist spoke of how she has been without work since September 2023, when she accused a senior makeup artist of sexual assault. I was sitting in the room designated for hairstylists when this senior makeup man walked in, bolted the door from inside, and started walking in an appropriate manner. When I asked him to leave, he tried to grab me, somehow escaped. जब ये आराम से अपनी जगह पे बैठे हुए थे, एक आदमी आता है जो कि सीनियर मेकअप आर्टिस्ट था, स्टाइलिस्ट था, कुंडी लगाता इनकी तरफ आना शुरू करता, जो कि इंडिकेशन था एक आपत्तिजनक चाल का। She says that following a complaint, the accused of an office bearer of union was asked to stay away from work for a year. फिर उनको काम ही कहीं नहीं मिला उसके बाद से कंप्लेंट करने के बाद। Beyond the stories of harassment, women working on sets from hairstylists to assistant directors and directors talk of the numerous instances of everyday belittlement that they endure. तो ऐसी बहुत कहानियाँ हैं मलयालम फिल्म जगत में जो हेमा कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद उजागर हो रही हैं। As the Hema Committee report noted, exploitation is rampant given the power dynamics in the industry. Powerful लोग हैं। The harassment that report says takes multiple forms, from seeking favors to handling out bans to those who don't tie the line. ये जो व्यक्ति इनके हिसाब से काम नहीं करता है उसे ये इंडस्ट्री में काम करने भी नहीं देते हैं। डायरेक्टर विनयन, a top filmmaker who faced an unofficial ban for 12 years, says both men and women technicians face harassment because the industry still works like an unorganized sector. What's next? In a residential area of outskirts of Kochi, news of the Hema Committee report blares out from television sets inside homes. It's all that people are talking about now. While the report has helped those in the industry square up to cinema's darkest secrets, many feel the present situation will eventually amount to little unless the industry is overhauled completely. From AMA to FEFCA and smaller unions, everyone needs to rethink how women and some men are treated in the industry. बहुत ही बढ़िया तरीके से इस आर्टिकल में मलयालम फिल्म जगत में चल रही घटनाओं को बताया है और हेमा कमेटी रिपोर्ट आने के बाद जो चीज़ें निकल के आ रही वो दुखद हैं कि आज़ाद भारत में भी ऐसा होता है। बहरहाल वर्ल्ड पेज पे है हमारे सामने कई खबरें, आप इनका अध्ययन कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे और इकोनॉमी पेज में बैंक क्रेडिट ग्रोथ पिक्स अप, डिपॉजिट ग्रोथ लैग्स बिहाइंड। बैंक क्रेडिट ग्रोथ, लोन बांटे जा रहे हैं धड़ाधड़ मगर जमा डिपॉजिट कम हो रहे हैं।
Non-food bank credit registered a growth of 15.1% to rupees 162.92 lakh crores as of July 24, as compared with the 14.7% a year ago. मतलब नॉन फूड बैंक क्रेडिट आपका जो है वो बढ़ के 15% पे दर्ज करा गया है. However, a deposit growth of banks lagged behind at 11.3%. मगर जो जमा बैंक में पैसा होना चाहिए, जो डिपॉजिट्स होते हैं, उसमें कमी आई है. Banks are racing to mobilize funds through special deposit schemes and other innovative plans to meet the credit demand in the system. इसलिए बैंक प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बैंक के पास आए, चाहे वो स्पेशल डिपॉजिट स्कीम के माध्यम से हो या सेविंग्स करने के लिए ल्यूक्रेटिव स्कीम्स को लाकर. Credit to agriculture and allied activities remained robust, registering a growth of 18.1% at rupees 21.55 lakh crores. Credit growth to industry strengthened significantly at 10.2%. मतलब जो credit growth है वो बढ़ती जा रही है. Credit growth to services sector for moderated of 15.4% in July 24. और ऐसे ही तमाम बातें हैं. However, personal loans growth was lower at 17.8% to rupees 51.39 lakh crores in July 24 as compared to 18.4% a year ago. आरबीआई को भी बहुत चीज़ें ध्यान देनी पड़ती हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी मेंटेन रहे, क्रेडिट साइड और डिपॉजिट साइड दोनों बैलेंस आना चाहिए. अगर बैंक के पास रेगुलरली इनकम नहीं आएगी तो बैंक भी परेशान हो जाएंगे और रखा हुआ पैसा भी किसी काम का नहीं होता जब तक वो इंटरेस्ट ना दे रहा हो बैंक को कमा के भी. इंडियाज़ फिनटेक सिस्टम विल इम्प्रूव ईज़ ऑफ लिविंग. आने वाले समय में भारत का जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो बेहतर होने वाला है. माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा ये कहा गया है और उन्होंने ये बात ग्लोबल फिनटेक फोरम में ये बात कही है. और हमारे देश के यूपीआई जिसने बहुत सफलता के साथ लंबे समय से भारतीय इकोनॉमी को आगे बढ़ाने का काम करा है, ट्रांजैक्शंस बढ़ा दिए हैं, लोगों को अकाउंट्स और फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा है, इसकी भी तारीफ़ करी उन्होंने. और आने वाले समय में हमारे आरबीआई गवर्नर साहब ने, शक्तिकांत दास जी ने, यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लेंड करने के लिए बैंकिंग सेक्टर में एक प्लेटफॉर्म लाने का प्रयास करेंगे जिसके माध्यम से लेंडिंग मार्केट भी तेज़ी से काम करे, क्योंकि बैंक्स को इंटरेस्ट की ज़रूरत होती है कमाने के लिए. मूविंग ऑन, अगला आर्टिकल्स हैं यहाँ पे. A hint of hope. Precarious road lies ahead to Delhi, but Beijing could be inching towards solution both sides can live with. भारत और चीन संबंध को लेकर देखते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पे. The latest round of talks with China on easing the military standoff in eastern Ladakh raises hope for the long-awaited breakthrough. अब हमारा जो लद्दाख में टेंशन चल रही है चाइना गवर्नमेंट के साथ, पीएलए के साथ, उम्मीद की जा रही है कि समय रहते ये टेंशन्स कम हो. Constructive and forward-looking. The Foreign Office has described the talk as constructive and forward-looking and said the two sides are looking to narrow down differences. और दोनों तरफ से प्रयास करे जा रहे हैं कि अपने अपने बीच में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, कंफ्यूजन्स हैं, उन्हें दूर रखा जाए. The optimistic tone follows two meetings in quick succession between external ministers S. Jaishankar and China's top diplomat Wang Yi. India, which had cut off all political engagement and severely limited commercial ties with China since 2020, insists that the state of border will reflect the state of bilateral relations. China has argued against India's condition that settling the border standoff must precede renewal of bilateral relations. China has called instead for putting the border question in its proper place and going ahead with the normalization of relationships. The hint of hope arises out of the assessment that Beijing and Delhi may be inching towards a finessing of the situation that could take them to common ground. और ये दिख रहा है कि चाइना भी प्रयास कर रहा है कि ठीक है भाई, ठंड रखते हैं और मैटर को अब दबा दे रहे हैं. चाइनीज़ एग्रेशन एंड इंडियन रिपोस्ट इन 2020, मतलब हम जानते हैं 2020 में तो कितना आतंक मचाया था चाइना ने. बॉर्डर पे लगातार एंगेजमेंट्स बढ़ रहे थे. On the political front, Beijing is recognizing the cost of its military aggression in the form of deteriorating relations with major Asian neighbor and loss of business opportunities in one of the world's fastest growing markets.
तो चाइना इतनी सोच भी क्यों रहा है दोस्ती यारी करने के लिए? मैटर ये है कि चाइना को भी ये दिख रहा है कि जिस हिसाब से वो अपनी फ़ौज के माध्यम से लोगों को डरा रहा है, तो पहली बात तो उस फ़ौज को खड़ा रखने का खर्चा उसका बढ़ रहा है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। दूसरी बात है डराने धमकाने में जो मार्केट है, मतलब विश्व मार्केट जो इतनी फ्लरिश कर रही है, उसमें हिस्सा चाइना को नहीं मिल रहा है। जो मार्केट है, कंज्यूमर मार्केट है, रिटेल मार्केट है, प्रोडक्शन मार्केट है, मैन्युफैक्चरिंग मार्केट है, ये उतना बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है। चाइना भी प्रयास कर रहा है, ठीक है भाई दोस्ती कर लेते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि चाइना झुक गया है। चाइना का अपना मार्केट इतना बड़ा है कि यूएसए आज तक उससे प्यार से बात करता है। यूएसए कितना भी कह दे चाइना के खिलाफ, बहुत प्यार से बात करती है। चाइना का मार्केट, चाइना का कंज्यूमर बेस ग्लोबल है। चाइना की व्हीकल्स, जो खुद की जो कंपनीज हैं चाइना की, BYD है और ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है BYD। टेस्ला के टक्कर में BYD लाए थे। लाए हुए समय कितना हुआ था कि टेस्ला को टेंशन हो गई है BYD से। खुद एलन मस्क को चाइना जाना पड़ा था कुछ समझौते करने के लिए बैटरी टेक्नोलॉजी वगैरह पे, मगर BYD ने लगभग बहुत देशों में अपना कारोबार बढ़ा दिया है। नेपाल में तक BYD की गाड़ियाँ पहुंच चुकी हैं। इधर आपका ब्राज़ील में, साउथ अमेरिका में BYD की कार्स पहुंच चुकी हैं, मेक्सिको में पहुंच चुकी हैं, मलेशिया और साउथ एशिया में बहुत कंट्रीज़ में। मतलब चाइना का जो कहना चाह रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कारोबार है वो बहुत ज़्यादा है। चाइना फिर भी प्रयास कर रहा है कि जहाँ पे मैटर ठंडा हो सकता है, प्यार मोहब्बत में लुटा लिया जाए। As Delhi looks for a long-awaited closure to the current phase of tension with Beijing, it must reach out to the opposition parties, the foreign policy community and the public at large. तो देखते हैं क्या करती है सरकार आने वाले समय में। एजे नूरानी साहब का देहांत हो गया। बहुत ही बड़ी शख्सियत थे एजे नूरानी। आइए जानते हैं एजे नूरानी के बारे में। अब्दुल गफूर नूरानी इज़ नो मोर, but people like Nurani Sahab don't die. He will live through his stellar body of work and his contributions. बहुत बड़े ऑथर भी थे, ऐसे ऐसे मुद्दों पर किताबें लिखी हैं। इतना उनका माइंड इतना बढ़िया था, ये बात ही नहीं है। देखते हैं वरीशा फरास्त क्या कहती हैं इनके बारे में। Born 1930, Nurani Sahab witnessed the partition of the subcontinent and the constitution writing process as a young man. He started his career at the Bombay High Court as he became an authoritative voice on constitutional issues. He was often consulted by the political class on complex problems. As a young law student, I was first introduced to Nurani Saab through his newspaper columns, where he dealt with the issues ranging from constitutional law to geopolitics, along with a meticulous analysis of the legal landscapes. His writings were always replete with anecdotes that made the most complex aspect of constitutional law easily accessible. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बहुत बढ़िया वक्ता थे नूरानी साहब। He had perfected the art of weaving in constitutional assembly debates with contemporary political questions, making impossible for the forces that misrepresented the intent of founders of constitution. मतलब जो संविधान को लेके उन्होंने उनका जो वक्तव्य होता था उसमें बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित भी शामिल रहते थे। नूरानी साहब was the biggest living expert on Kashmir. His work on Article 370, उन्होंने किताब लिखी थी, was the only book cited several times during the recent proceeding of the Constitution Bench of the Supreme Court. मतलब सुप्रीम कोर्ट में तक उनके द्वारा जो बुक में बातें लिखी गई हैं, तथ्य लिखे गए हैं, उन पर चर्चा की जाती है, केसेस में जिक्र होता है। was the only book cited several times. His book, The Kashmir Dispute, is the meticulous research work which records every twist and turn in this vexed issue with irrefutable evidence. उन्होंने बहुत किताबें लिखी हैं, बाबरी मस्जिद से लेकर कई मुद्दों पर किताबें लिखी हैं। What distinguished Nurani Sahab was his moral courage. His aversion to sycophancy was legendary. Sycophancy. And he always said things as they needed to be said. This is why, despite his great intellectual prowess and integrity, he was never a darling of any government. Over his decades of work, he spared no political dispensation in defense of the core value of the Constitution. Nurani Sahab's love for food was second only to his love for constitutional law. It is said that there was not a single kebab taking out joint left in Mumbai
from where he had not ordered his favorite kaluti or kakodi kebabs. मतलब उनका पसंदीदा भोज्य पदार्थ. Nurani Sahib embodied the spirit of secular and progressive India that our forefathers imagined. Merely calling him prolific does injustice to his writings and legacy. His rigor was unparalleled, and he dedicated his life to recording legal and political history over many decades. नूरानी साहब बहुत ही बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ को लेकर इंटरप्रिटेशन था, उनकी जो किताबें थीं कश्मीर से लेकर बाबरी मस्जिद तक, they were the most lucid books present with respect to those incidents in our nation. आज तक उन किताबों को आप पढ़ेंगे, आपको बहुत सी बातें रोचक पता लगेंगी. ए जी नूरानी साहब वकील थे और बहुत बढ़िया ऑथर भी थे. आगे बढ़ेंगे इसी के साथ. ये विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है, ये आपके अभी काम का नहीं है, ठीक है. ये INS अधिघात को लेकर है, इंडिया सेकंड न्यूक्लियर सबमरीन. आइए यहाँ पे देखते हैं सबमरीन कैसे दुश्मन को नेस्त नाबूद करेगी हमारे. India's second nuclear submarine, the INS Arighat, was commissioned into the Indian Navy on Thursday at Visakhapatnam. तो विशाखापत्तनम में INS अरिघात भारतीय बेड़े में शामिल हुई. The submarine has undergone extensive trials over the past few months. Defense Minister Rajnath Singh said the commissioning ceremony that the Arihant class submarine will further strengthen India's nuclear triad. मीट अरिघात 6000 टन की ये सबमरीन है. विल जॉइन इट्स प्रीडिसेसर द न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत. INS अरिहंत की जगह अब अरिघात आएगी, ठीक है. इंडिया इज पार्ट ऑफ अ सेलेक्ट ग्रुप ऑफ कंट्रीज विद न्यूक्लियर ट्रायड कैपेबिलिटीज़. जब भारत है, कुछ ही देश हैं भारत के अलावा जिनके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं. अच्छा, न्यूक्लियर सबमरीन्स क्यों होती हैं, आपने कभी सोचा है? पेट्रोल डीजल की सबमरीन क्यों नहीं होती है? एक मतलब थोड़ा सा बहुत लोग को पता ही होगा, मगर कुछ लोग को नहीं पता, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बार बार रिफ्यूलिंग थोड़ी कराएंगे, और जितनी बार रिफ्यूलिंग कराने के लिए सबमरीन ऊपर आएगी उतनी बार उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी. दूसरी बात है, अंडर वाटर की टेक्निकलिटीज़ बहुत अलग होती हैं. न्यूक्लियर सबमरीन में क्या होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है छोटा सा इसके अंदर, और हम जानते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं वो लाइफ टाइम, मतलब कई पीढ़ियाँ गुजर जाएंगी तो चलते ही रहते हैं. इसलिए न्यूक्लियर सबमरीन्स करी जाती हैं कि लंबे समय तक, कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक बिना किसी एनर्जी की ज़रूरत के अपने आप सेल्फ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सबमरीन के सारे कार्य चलते रहते हैं. The nuclear powered propelled Arigat will armed with indigenous built K-15 missiles. इसमें K-15 मिसाइल होंगी जिनकी रेंज 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर से भी ज़्यादा, लाइक अरिहंत. और भारत हम जानते हैं नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को फॉलो करता है. मतलब हम पहले आक्रमण नहीं करेंगे, पहले जो करेगा तो ही हम करेंगे. नो फर्स्ट, जिम्मेदार देश का यही आपका तरीका होना चाहिए कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, दूसरा करेगा तो ही अटैक करेंगे. इसके बारे में ये सब बताया हुआ है. 6000 टन की सबमरीन है. फायर पावर में K-15 मिसाइल हमारे भारत की बनाई हुई 700 किलोमीटर से भी अधिक क्षमता के साथ दूरी तय कर सकती हैं. पावर्ड बाय 83 मेगावाट प्रेशराइज्ड लाइट वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जो कि इस सबमरीन को ज़िंदा रखते हैं और लंबे समय तक समुद्र के नीचे भारत की रक्षा में अपनी सेवाएं देते हैं. नेवी सबमरीन की बात करें तो 2 न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स SSBNs, न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन्स larger than Arihant and Arigat of around 7000 ton displacement are currently being built. और अरिघात पे हम रुक नहीं रहे हैं, हम अरिघात के बाद और अच्छी सबमरीन्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ताकि हम भी इंटरनेशनल लेवल पे ना खड़े हो सकें. इंडियन नेवी ऑल्सो 16 कन्वेंशनल सबमरीन्स. इसके अलावा हमारे पास 16 सबमरीन्स और हैं, और कलवरी क्लास के सबमरीन है, सिंधु घोष क्लास के सबमरीन है. इसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिएगा. तो INS अरिघात याद रखिएगा कि एक न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि भारत के बेड़े में शामिल होने वाली है, और इससे भारत की डिफेंस में और बढ़ चढ़ के टक्कर दे पाएंगे हम देश विदेश के
दुश्मनों को। सॉरी फॉर द ओवर एग्जैजरेशन। अब आर्टिकल इतने बोरिंग हो जाते हैं इसलिए थोड़ा सा एनर्जी डालनी पड़ती है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो आर्टिकल्स हमने मिस कर दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि वो ज़रूरी नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी पढ़ेंगे कि क्विक एनालिसिस में हमको प्रयास करना होता है कि हम शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में कुछ आर्टिकल्स को कवर कर पाएँ। बाकी आप अखबार का अध्ययन पूरा करिएगा। आज के लिए रखते हैं। बाकी जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो वेबसाइट पर डाल देंगे। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, ज़रूर विज़िट करिएगा। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे। मैं कल आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ।